हेलो दोस्तों। आज का हमारा विषय है गैस वेल्डिंग। आज हम गैस वेल्डिंग के बारे में जानने वाले हैं कि यह कितने प्रकार की होती है, कौन कौन सी होती है। इसके अलावा हम यहाँ पर कुछ एग्ज़ामों में पूछे जाने वाले सवालों के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं गैस वेल्डिंग। देखिए, गैस वेल्डिंग जो होता है इसमें आज के समय में सबसे ज़्यादा एसिटिलीन, हाइड्रोजन और मिथाइल, इन गैसों का सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जा रहा है, जिसके अंदर हम लोग एक जो ऑक्सीजन सिलेंडर है वो काम में लेते हैं और साथ में एक होता है एसिटिलीन सिलेंडर। पूछा जाने वाला सवाल होता है कि जो आपका ऑक्सीजन सिलेंडर होता है उसका रंग कैसा होता है, उसमें चूड़ियाँ किस तरफ होती हैं, या उसमें कितने प्रेशर से जो उसमें हवा होती है या हम कहें कि ऑक्सीजन होती है वो कितने प्रेशर पे भरी जाती है, कितने लीटर का आता है। तो देखिए, ऑक्सीजन सिलेंडर जो होता है ये आपको 3400, 5200 या 6800 लीटर की क्षमता में मिलता है। इसके अलावा इसका जो प्रेशर होता है यह 136 से 172 बार तक रखा जाता है और इसका जो रंग होता है यह काला होता है और इसमें दाएं हाथ या हम ये कहें राइट हैंड की चूड़ियाँ बनी होती है। जबकि एसिटिलीन जो होता है इसे सिमलेस स्टील का बनाया जाता है और यह उच्च दबाव पर स्थिर नहीं रहता है, मतलब इसे ज़्यादा प्रेशर पे नहीं भरा जा सकता। अगर इसे ज़्यादा प्रेशर से रखेंगे तो ये स्वतः ही क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है या हम कहें ख़राब हो जाता है। इसीलिए इसे हम ज़्यादा प्रेशर, जैसे कि आपने यहाँ पर देखा 136 से 172 बार, या हम ये कहें कि एक बार बराबर 1 किलोग्राम होता है। तो इस तरीके से इसे हम कह सकते हैं कि 136 किलो से 172 किलो तक के प्रेशर से भरा जाता है। जबकि एसिटिलीन जो होता है इसमें प्रेशर नहीं होता है, लेकिन हाँ ये चीज़ भी कही जाती है कि भाई देखिए भरा जाएगा तो प्रेशर तो होगा ही। तो तकरीबन अगर हम बात करें तो ये आपका 0.070 kg या फिर 1 kg तक के प्रेशर पर इसे भरा जाता है, क्योंकि ये भी कई बार पूछ लिया जाता है कि सामान्यतः एसिटिलीन सिलेंडर का कितना प्रेशर रखा जाता है। तो यह बहुत ही कम होता है और चूंकि इसे प्रेशर पे नहीं रखा जाता है, अगर ये रखा जाएगा तो यह स्वतः ही खराब हो जाएगा। इसीलिए इसी के साथ में क्या होता है कि इसे एसीटोन जो होता है उसके घोल में मिला करके रखा जाता है। इसका रंग जो होता है ये मेहरून होता है और यह बाएं हाथ की चूड़ियाँ इस पर कटी होती है। देखिए ऑक्सीजन, हम इसको याद रखने का भी एक तरीका होता है कि देखिए ऑक्सीजन जो होती है ये हमारे लिए उपयुक्त होती है, राइट होती है, इसीलिए इसमें जो चूड़ियाँ होती है राइट हैंड साइड रखी जाती है। जबकि एसिटिलीन में इसका जस्ट विपरीत हो जाता है, यह उल्टे हाथ की चूड़ियाँ इसमें बनी होती है। साथ में एक और चीज़ जो ध्यान रखनी होती है, इसका कलर पूछा जाता है कि ये किस तरीके का होता है। तो मेहरून कलर, या हम ये कहें कि हल्का सा भूरापन लिए हुए होता है ये, तो यह आपका जो है मेहरून कलर का होता है एसिटिलीन सिलेंडर। और ऑक्सीजन का जो होता है यह आपको काले रंग का मिलेगा। इसके अलावा इसके अंदर जो आप देखते होंगे कि इसमें कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है उसे पानी के निश्चित घोल में मिला करके क्या होता है, एसिटिलीन गैस प्राप्त कर ली जाती है। एसिटिलीन जो गैस होती है इसका प्रयोग हम लोग एक तरीके से देखिए सिलेंडर में भर के तो करते ही हैं, साथ में क्या होता है कि जहां पर यह वेल्डिंग काफ़ी लंबी की जानी है या काफ़ी अधिक की जानी है तो वहां पर हम एसिटिलीन जनरेटर को काम में लेते हैं। तो कई बार पूछा जाता है कि जो एसिटिलीन जनरेटर होता है वह क्या होता है, तो हम कह देते हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट प्लस पानी का जो रूप होता है, इन दोनों को जब मिक्स किया जाता है तो इनके मिश्रण के कारण इसमें कुछ गैसें बनती है। तो वो जो गैस बनती है वह एसिटिलीन होती है और एसिटिलीन जो होती है इसमें ऑक्सीजन मिला करके हम जो है इसे जला लेते हैं या हम ये कहें कि वेल्डिंग के रूप में काम में ले लेते हैं। और कई बार एग्जामों में यह भी पूछा जाता है कि एसिटिलीन सिलेंडर को चलाने के लिए सामान्यतः किसका प्रयोग किया जाता है, तो वहां पर हम हमेशा जो गैस वेल्डिंग लाइटर है इसका प्रयोग करेंगे माचिस की जगह, क्योंकि माचिस से अगर हम इसका प्रयोग करते हैं तो देखिए उसकी लो जब जलती है तो अचानक से फैलती है जिसकी वजह से हाथ जल सकता है। जबकि यहाँ पर जो गैस वेल्डिंग लाइटर है इसके द्वारा उसे आसानी से क्या किया जा सकता है, जब इसे इसके ऊपर धातु पर घिसा जाएगा तो इसमें चिंगारी उत्पन्न होती है जिसकी वजह से हाथ काफ़ी दूर होता है, इसीलिए हाथ के जलने के चांसेस कम होते हैं। इसके अलावा सिलेंडर जो होते हैं उसे ऑन और ऑफ करने के लिए या बंद या चालू करने के लिए हम वहाँ पर एक सिलेंडर की का प्रयोग करते हैं। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं आपके सिलेंडर में प्रयोग किए जाने वाले उपकरण।
आपके जो सिलेंडर होते हैं, अब उनमें हम सामान्यतः जो है वहाँ देखेंगे कि इस तरीके से एक बड़ा सिलेंडर होगा और एक छोटा सिलेंडर होगा। जी हाँ, बड़ा जो सिलेंडर होता है वो ऑक्सीजन का और छोटा जो सिलेंडर होगा एसिटिलीन का, जिसमें आप कलर भी देख सकते हैं कि ब्लैक कलर जो है वो ऑक्सीजन पे है, जबकि मैरून कलर जो दिया गया है वो एसिटिलीन पर है। इसमें एक प्रेशर पाइप होगी, इनका कलर भी आप सामान्यतः लाल और नीला देखेंगे। नीला जो है यह ऑक्सीजन के लिए काम में लिया जा रहा है, जबकि लाल जो है वह हम एसिटिलीन के लिए काम में ले रहे हैं। इनके ऊपर जो लगने वाला हमारा प्रेशर रेगुलेटिंग वाल्व है, जिसका काम जो होता है यह रेगुलेट करता है हमें सिलेंडर के अंदर रहने वाली हवा, या हम ये कहें कि सिलेंडर में रहने वाली जो गैस होती है उसका प्रेशर, तथा बाहर जो इन टॉर्च में आने वाली या इस पाइपों में आने वाली जो हमारी गैस है उसका प्रेशर, दोनों प्रदर्शित करता है। ऊपर की तरफ वाला भाग जिसके बारे में हमने बात की, जहाँ पर की लगा करके इसे ऑन ऑफ किया जाता है। और एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है इसमें वेल्डिंग टॉर्च। वेल्डिंग जो टॉर्च होती है, यहाँ पर आप देखेंगे कि इन दोनों पाइपों का कनेक्शन होता है, आगे वाले सिरे पर यह एक हो जाता है, जिसे हम इस आगे वाले भाग को नोजल कहते हैं। क्योंकि कंटिन्यू वेल्डिंग करने के कारण इसकी जो नोजल होती है इसमें कार्बन जम जाता है, तो कार्बन को साफ करने के लिए हम किसी वायर के द्वारा इसे साफ करते हैं। जिस प्रकार से यदि अगर आपने कभी अपने आसपास किसी स्टोव को चलाते हुए देखा होगा तो उसमें एक पिन के माध्यम से उस स्टोव को साफ किया जाता है, तो वहाँ पर इसी तरीके से नोजल होती है जिसे साफ किया जाता है, और यहाँ पर भी इसी प्रकार की नोजल होती है जिसमें से ये लो निकलती है। क्योंकि अगर इसकी नोजल को साफ नहीं किया जाएगा तो कार्बन के कारण वह जो लो हमें परफेक्शन के साथ चाहिए वह हमें पूरी तरीके से परफेक्शन के साथ नहीं मिल पाती है। यहाँ भी कहते हैं कि उसकी लो इधर उधर फैलती है, जिसकी वजह से हमारी वेल्डिंग खराब हो सकती है, हमारी जो जॉब है उसकी सतह जल सकती है। आगे चलते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं गैस वेल्डिंग में प्रयोग की जाने वाली हमारी गैसें। देखिए, सामान्यतः हम लोग जो गैस काम में लेते हैं वो ऑक्सीजन प्लस एसिटिलीन का मिश्रण काम में लिया जाता है। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि वह 3100 डिग्री सेंटीग्रेड से 3300 डिग्री सेंटीग्रेड तक काम करती है। इसका टेम्परेचर होता है इतना, और इसका प्रयोग हम स्टील की कटिंग और ब्रीजिंग के लिए कर सकते हैं। लेकिन अगर वहीं पर ही हम बात करते हैं ऑक्सीजन और एलपीजी गैस की, देखिए ऑक्सीजन और एलपीजी को जब मिक्स करके लगाया जाता है, यहाँ पर ऑक्सीजन जो है वह जलाने में सहायक गैसें हैं। अब यहाँ पर जो ज्वलनशील गैस है वो है हमारी एलपीजी, तो इसका तापमान भी बहुत कम रहता है, 2700 डिग्री से 2800 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। यह भी स्टील की कटिंग के लिए किया जाता है, उसे गर्म करने के लिए किया जाता है। लेकिन अगर इसकी वेल्डिंग कर देंगे तो उसमें सबसे बड़ी समस्या आती है कि उसमें जो नमी है, या हम ये कहें कि यहाँ पर वायुमंडल में जो हमारी नमी या इसमें जो मौजूद गैसें हैं जिनकी वजह से ये जो कार्बन होता है वह उस जोड़ को प्रभावित करेगा, और कुछ समय बाद ही वह जोड़ खराब हो जाएगा, या हम ये कहें कि वो वहाँ से दरार पड़ने लग जाएगी या वो वहाँ से सड़ जाएगा और ख़राब हो जाएगा। तो इसीलिए हम इसका प्रयोग भी बहुत कम करते हैं, क्योंकि सामान्यतः स्टील को कटिंग या गर्म करने के लिए प्रयोग किया जाता है, वेल्डिंग के लिए इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। दूसरी चीज़ आती है ऑक्सीजन और आपकी कोल गैस। इनका प्रयोग जो है, देखिए इसमें भी अगर यहाँ हम बात करें कि इसका तापमान और कम हो जाता है, तकरीबन 1800 से 2200 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसका प्रयोग हम सिल्वर सोल्डरिंग व ब्रीजिंग के लिए करते हैं। इसी प्रकार आपके ऑक्सीजन के साथ यदि हाइड्रोजन फ्लेम बनाया जाता है, उसका तापमान 2400 से 2700 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसका प्रयोग भी स्टील की कटिंग और ब्रेजिंग व सिल्वर सोल्डरिंग के लिए किया जाता है, चूँकि इसे भी नमी और कार्बन प्रभावित करता है। फिर हम दूसरी बात करते हैं, यहाँ पर आता है ऑक्सीजन और प्रोपेन फ्लेम। इसका प्रयोग जब किया जाता है तो देखिए स्टील कटिंग के लिए टेम्परेचर की बात की जाए तो यह 2450 से 2775 डिग्री सेंटीग्रेड पर यह काम करता है। तो यहाँ पर हम अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा जो तापमान होता है वह हमारे ऑक्सीजन और एसिटिलीन गैस के फ्लेम का होता है। और एक और ख़ास बात ये होती है कि इसे कार्बन और नमी भी जो होती है वो प्रभावित नहीं कर पाती है, तो इसीलिए जोड़ भी मजबूत बनता है। इसीलिए इसका सबसे ज़्यादा चलन में इसे काम में लिया जा रहा है। इसके बाद यदि हम बात करते हैं कि इन ज्वालाओं को क्या किया जाता है यदि कम या ज़्यादा मात्रा कर दी जाती है। जी हाँ, सिलेंडर जो होता है जब उसके अंदर अगर हम क्या करते हैं, जैसे ऑक्सीजन की मात्रा अधिक कर देते हैं या एसिटिलीन की मात्रा अधिक कर देते हैं और ऑक्सीजन की कम कर देते हैं, या ऑक्सीजन की अधिक कर देते हैं और एसिटिलीन की कम कर देते हैं, तो उसमें भी कुछ बदलाव आ जाते हैं। और इन ज्वालाओं को ही हमने क्या किया है, इन नामों में बांट दिया है। जैसे सबसे पहली जो आप यहाँ पर गैस देखेंगे यह है एसिटिलीन ज्वाला।
इसका प्रयोग, इसमें हम लोग कभी भी ऑक्सीजन गैस सिलेंडर को काम में नहीं लेते हैं। इसमें ऑक्सीजन जो होती है वायुमंडल से प्राप्त की जाती है, और वायुमंडल से प्राप्त करने के कारण चूंकि यह शुद्ध नहीं होती, उसमें जो हमारी वायुमंडल जो होती है उसमें ऑक्सीजन में कुछ और अशुद्धियाँ होती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है कि यह बहुत ज़्यादा काला धुआं देती है। और यह काला धुआं देने के कारण इसमें कार्बन की मात्रा अधिक होती है। तो इसका प्रयोग सामान्यतः हम लोग जो है मोल्डिंग दीवारों पर करते हैं। मोल्डिंग से मतलब होता है कि जो इनके अंदर हम ढलाई का काम करें। जैसे आपने देखा होगा फर्मे वगैरह जब बनाए जाते हैं, जैसे सीमेंट के कोई गोल फर्मे बनाए जाने हैं, टंकी वगैरह बनानी है, तो वहाँ पर उसके लिए एक सांचा तैयार किया जाता है। तो उस सांचे पर जो है ये चिपक ना जाए, आपने पीओपी को देखा होगा कभी बनाते हुए कि वह पीओपी जो है उस फर्मे पे चिपक नहीं जाए, फ्रेम पे ना चिपक जाए, तो उसके चारों तरफ क्या किया जाता है, वह उसके ऊपर ऑयल या कोई चिकना पदार्थ लगा देते हैं। उसी प्रकार हम लोग जो है एसिटिलीन जो ज्वाला है प्रॉपर, उसका प्रयोग किया जाता है जो भी ढलाई के लिए काम में लिया जाना है। तो जो भी फर्मा ढलाई के लिए, जैसे कास्ट आयरन है, लोहा है, एल्युमिनियम है, यदि उन्हें क्या किया जा रहा है, किसी फर्मे में डाला जा रहा है, तो वह लोहा ठंडा होने पर हमारे फर्मे पे चिपक सकता है और फर्मे को ख़राब कर सकता है। तो उस फर्मे को ख़राब होने से बचाने के लिए हम वहाँ पर एसिटिलीन जो होती है उसे जलाकर इसमें जो कार्बन होता है उसे उसकी दीवारों पर लगा लेते हैं, ताकि जब उसे हटाया जाए तो वह कार्बन को ही पकड़े। इसके बाद हम बात करते हैं दूसरी ज्वाला का, जो कि है उदासीन फ्लेम। उदासीन जो फ्लेम होती है, इसके अंदर हम ऑक्सीजन और एसिटिलीन की मात्रा दोनों बराबर रखते हैं। इसका टेम्परेचर भी 3260 डिग्री होता है। और एक और ख़ास बात है कि यह कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं करता। देखिए, याद रखने का तरीका ये कि देखिए, उदास वही होता है कि जो किसी के साथ व्यवहार नहीं बनाता है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि देखिए, ये जो फ्लेम होता है यह बराबर मात्रा में रखा जाता है, और इसका प्रयोग माइल्ड स्टील, स्टेनलेस स्टील, कास्ट आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम आदि की वेल्डिंग में इसका प्रयोग किया जा रहा है, और इनमें दोनों बराबर रखा जाता है। और इसकी खास बात यह कि यह फ्लेम जो होता है वो किसी से व्यवहार नहीं बनाता है, जिसके कारण वह खुद उदास रहता है। इसीलिए हम कह देते हैं इसे उदासीन फ्लेम। इसके बाद अगला आता है कार्बोराइजिंग। कार्बोराइजिंग, चूंकि देखिए नाम से पता चल रहा है कि कार्बन की मात्रा स्वाभाविक सी बात है इसमें ज़्यादा होगी। तो जिस भी फ्लेम में क्या होता है कि एसिटिलीन की मात्रा अधिक रखी जाती है और ऑक्सीजन की मात्रा कम कर दी जाती है, तो वहाँ पर यह जो फ्लेम होता है यह हमारा कार्बोराइजिंग फ्लेम कहलाता है। इसके अलावा अगर बात की जाए ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, तो देखिए ऑक्सीडाइजिंग नाम से पता चल रहा है कि इसमें ऑक्सीजन को प्राथमिकता ज़्यादा दी जा रही है। तो इसका मतलब ऑक्सीजन की मात्रा इसमें ज़्यादा होती है और एसिटिलीन की मात्रा कम होती है। इस फ्लेम की एक खास बात है, इसको आप पहचान भी सकते हैं, क्योंकि यह जब जलती है तो जलते समय अधिक शोर करती है। इसीलिए हमें पता चल जाता है कि यह कौन सा फ्लेम है, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम है। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि जो आपकी ऑक्सीजन और एसिटिलीन जो ज्वाला है उनके अंदर जो फ्लेम बनते हैं उसे भी हम देख करके पहचान सकते हैं कि जिस प्रकार से आपकी जो नेचुरल फ्लेम होता है उसके अंदर जो इनर कोन होता है यह क्या होता है, आपको हल्का सा बना हुआ दिखाई देगा, लेकिन बाहर की तरफ जो लो है वह आपको नीलापन लिए दिखाई देगा, जबकि अंदर का आप देखेंगे कि आपको एक हल्की सी लाल सी लो दिखाई देगी। जबकि ऑक्सीडाइजिंग जो फ्लेम होती है उसमें यह लाल लो जो होगी ये काफ़ी तीखी दिखाई देगी, और ऊपर का जो लो होगा ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एकदम तीखा भाग होगा आपके फ्लेम का, जो इसका आउटर साइड होगा। तो आप देख सकते हैं कि अगर ये रोशनी काफ़ी तेज़ दिखाई दे रही है, एकदम सीधी तीखी दिखाई दे रही है, तो इस फ्लेम को हम जो है वो ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम कहेंगे। इसके बाद अगला आता है कार्बोराइजिंग। ठीक है, कार्बोराइजिंग फ्लेम जो होता है इसके अंदर आपको 3 कोन बनते हुए दिखाई देंगे, जिसमें आप देख रहे हैं कि इसमें इनर कोन जो होगा ये काफ़ी चमकीला होता है, एकदम छोटा सा मोती की तरह दिखाई देता है, पीलापन या वाइटपन लिए हुए आपको ज़्यादातर दिखाई देता है। तो इस तरीके से जो एसिटिलीन ज्वाला जो अभी के अभी हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ी थी, इसी तरीके के जब इनके द्वारा जो फ्लेम बनाए जाते हैं वही यहाँ पर दर्शाए गए हैं। आगे चलते हैं। इसके बाद जो है हम लोग बात करते हैं टंगस्टन अर्क वेल्डिंग। जी हाँ, इसको हम TIG के नाम से भी बुलाते हैं, क्योंकि हमने इसके बारे में जो आपकी अर्क वेल्डिंग थी, जब हमने वेल्डिंगों के प्रकार पढ़े थे तो भी वहाँ पर हमने बात की थी कि इसकी जो खास बात है वो ये होती है कि इस वेल्डिंग में एक नॉन कंज्यूमेबल, जी हाँ, ख़त्म ना होने वाली एक रोड काम में ली जाती है। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे कि यह जो रोड है यह आपकी
टंगस्टन की बनी होती है। और यह जो रोड होती है जैसे ही हमारे जॉब की धरातल को छूती है तो वहाँ पर यह अर्क पैदा करती है। जैसे ही यहाँ पर अर्क पैदा होगा, देखिए अर्क पैदा होने का सबसे बड़ा रीज़न है क्योंकि हम यहाँ पर जो है डीसी करंट को काम में ले रहे हैं, यहाँ हम एक बिजली को काम में ले रहे हैं, करंट को काम में ले रहे हैं। तो इसमें अर्थ और फेस को जब अड़ाया जाता है या टच किया जाता है तो वहाँ पर एक स्पार्क उत्पन्न होता है और ये स्पार्क काफ़ी तीखा होता है क्योंकि इसमें डीसी करंट हम काम में ले रहे हैं। तो उस अर्क के कारण जो होता है कि हम जो फीलर रोड उसके संपर्क में लेके आते हैं दूसरे हाथ से, तो वह फीलर रोड अपने आप पिघलना शुरू कर देती है। और यहाँ पर जो हम गैस काम में लेते हैं वह यहाँ पर जो हमारी वातावरण में नमी है उसको प्रभावित करने से रोकने के लिए यह शील्डिंग गैसें प्रयोग में ली जाती हैं। तो इस तरीके से हम इस प्रकार की जो वेल्डिंग होती है इसे टंगस्टन वेल्डिंग कह देते हैं। इनका प्रयोग चूंकि हम जैसे गैस वेल्डिंग के रूप में ही किया जाता है क्योंकि इसे ज़्यादा मजबूत जो आपकी धातु है उसको या ज़्यादा मोटी जो धातु है उन पर नहीं किया जाता है, हम इसे प्लेटों पर ज़्यादातर प्रयोग में लेते हैं। और यहाँ पर यदि हम बात करें तो देखिए यह आपके नॉन फेरस धातु हो गई, या फिर हम बात करें कि एल्युमिनियम, मैग्नीशियम या तांबे, इन वेल्डिंगों में मतलब इन जो धातुएं हैं उन पे सबसे ज़्यादा वेल्डिंग करने में इनका प्रयोग किया जाता है। जैसे हमने यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि मिश्रित धातुओं की पतली वेल्डिंग करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसी तरीके से दूसरी वेल्डिंग देखते हैं हम लोग, और ये आती है आपके मेटल अर्क वेल्डिंग। मेटल अर्क वेल्डिंग जो होती है यह भी आपके जो कि हमने अभी से पिछले वीडियो में हमने इसके बारे में भी बात की थी कि इसमें जो है आप देखेंगे इसमें कंज्यूमेबल या हम ये कहते हैं कि देखिए इसमें खर्च होने वाली जो रोड है ये काम में ली जाती है क्योंकि इसे मशीन के द्वारा चलाया जाता है, या हम ये कह सकते हैं कि यह ऑटोमेटिक जो होती है वेल्डिंग भी इसे एक रूप में काम में लिया जाता है, जिसमें आप देखेंगे कि इसमें कंज्यूमेबल जो फीलर रोड है अलग से बाहर से मिलाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। साथ में इसमें एक शील्डिंग गैसें भी जो है वो साथ में इसके साथ दी जाती है ताकि वातावरण जो होता है वह इसे प्रभावित ना कर पाए। और साथ में जो गर्मी के कारण यहाँ पर जैसे ही यह जो सतह है वह इसके संपर्क में आएगा तो रोड अपने आप पिघलना शुरू करेगी। तो जैसे कि आपने टंगस्टन वेल्डिंग जो देखी थी इसमें हमने क्या किया था कि अर्क उत्पन्न कर रहे थे और अलग से फीलर रोड काम में ले रहे थे, जबकि हमारी मेटल गैस अर्क वेल्डिंग के अंदर हम हमारा जो फीलर रोड है उसी को ही जॉब के सतह के साथ भिड़ा करके या अड़ा करके हम जो है इसमें अर्क उत्पन्न कर रहे हैं और उसी के अर्क के कारण यह खुद ही पिघलना शुरू करता है और साथ में हम इसे जॉब में भर लेते हैं। तो इस तरीके से हमारी जो गैस वेल्डिंग है इसमें सबसे ज़्यादा आज के समय में चलन में ली जाने वाली जिसे हम TIG और MIG के नाम से बुलाते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं वेल्डिंग जो है हमारी गैस वेल्डिंग इनमें बनाए जाने वाले जॉइंटों की। जैसे कि हम जॉइंटों के बारे में तो पहले ही बात कर चुके थे और यहाँ पर भी जो जॉइंट होते हैं वो भी लगभग हमारे जो अर्क वेल्डिंग में जिस तरीके के जॉइंट बनाए जाते हैं उसी प्रकार के हम गैस वेल्डिंग में भी प्रयोग करते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे कि वही हमारे चाहे आपके बट जॉइंट हो, कॉर्नर जॉइंट हो, लेप जॉइंट हो, टी जॉइंट हो या एज जॉइंट हो, वहाँ यहाँ पर भी सेम ही आपकी जैसे अर्क वेल्डिंग में हम काम में लेते हैं उसी प्रकार से गैस वेल्डिंग में भी इसी प्रकार के जॉइंट बनाए जाते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं हम वेल्डिंग में काम में लिए जाने वाले सेफ्टी इक्विपमेंट की। सेफ्टी इक्विपमेंट्स में आ जाते हैं सबसे पहले गोगल्स, एप्रन, हैंड ग्लव्स, और इसके बाद आते हैं आपके शूज़। देखिए इनको प्रयोग में लेना इसलिए अनिवार्य होता है क्योंकि हम जहां वेल्डिंग करते हैं वह पार्ट काफ़ी गर्म होते हैं, तो कई बार गलती से हम उसे हाथ के द्वारा छू सकते हैं या फिर उस पर पाँव रखा जा सकता है। इसके अलावा कई बार ऐसा भी होता है कि जो हमारे कपड़े होते हैं वो भी जल सकते हैं, इसलिए एप्रन का प्रयोग करना चाहिए। इसके अलावा हमारे कुछ स्पेशल जो हम टूल हैं या हम पार्ट जो है काम में लेते हैं जिसमें सबसे पहला आता है हमारे पास वी ब्लॉक, क्लैंप जो आपकी सी क्लैंप वाइस आती है, इसका प्रयोग किया जाता है दो पार्टों को पकड़ने के लिए, शीटों को पकड़ करके जॉब को वेल्ड करने के लिए। स्क्राइबर का काम हम लोग मार्किंग के लिए काम में लेते हैं, मैकेनिक की पेंसिल के रूप में इसे जाना जाता है। इसके अलावा इसमें एक स्पेशल हैमर काम में लिया जाता है जिसे हम चिपिंग हैमर के नाम से बुलाते हैं। इसके द्वारा वेल्डिंग के ऊपर बनी हुई बीड को साफ किया जाता है, उसे चोट मार करके हटाया जाता है क्योंकि वो भी एक मजबूत कवर बना देता है। उसके बाद बचे हुए भाग को हम इस वायर ब्रश के सहायता से साफ कर देते हैं। तो इस तरीके से वेल्डिंग में जो ये आपके सेफ्टी इक्विपमेंट हैं ये काम में लिए जाते हैं, प्लस इसके साथ ये पार्ट काम में लिए जाते हैं। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। धन्यवाद।